So hey guys, welcome back to our channel, that is PACM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10th, chapter number 1 science, chemical reactions and equations. तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एज आपके पास में शीट अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज़ ही यही है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन से मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंसेस को हम एक साथ में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, और उससे एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। अभी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर एक चीज पढ़ी थी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। तो वो जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े थे उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, है ना, उसको दोबारा से किया जा सकता है। पर जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से जो केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकते वो इसीलिए रिवर्स नहीं हो सकते क्योंकि उनका केमिकल रिएक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो आसान भाषा में जो केमिकल चेंज होते हैं वही एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। सेकंड चीज ये कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पेज को उल्टा करो, लास्ट चीज नीचे दे रखी होगी। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो साइड होती है, ठीक है। एक होती है रिएक्टेंट साइड, एक होती है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड के अंदर वो सब्सटेंस या वो मटेरियल होते हैं जो कि मिलकर के रिएक्ट होने वाले हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड के अंदर वो मटेरियल होते हैं जो इनको रिएक्ट करके बनने वाले हैं, ठीक है। जो रिएक्शन उसमें दे रखी है, अब हम वही रिएक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। वहां पर रिएक्शन लिखी हुई है Mg + O2 गिव राइज टू MgO, यही लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? Mg का मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके गिव राइज टू का, अब ये जो गिव राइज टू के मैं किसको बोल रहा हूँ, ये जो एरो लगा हुआ है ना, इसको आप साइंस में क्या पढ़ते हैं? गिव राइज टू। आज से इस चैप्टर के अंदर जब भी ये एरो लगा होगा तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि Mg + O2 एरो MgO, आप बोलोगे Mg + O2 गिव राइज टू MgO, ठीक है। उसके ऊपर हीट लिखी हुई है, ठीक है। हीट क्यों लिखी हुई है? क्योंकि जब आप Mg + O2 मतलब ये Mg को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, हीट करते हो, तो उससे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और हीट के ऊपर लिखा हुआ है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट कोई भी वो चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन को करवाता है, ठीक है। अब जैसे ये Mg को जब मैं जलाऊंगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये Mg क्या है? ये Mg है। तो ये रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है हमारे हाथ में, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको जब हम जलाएंगे, अब जलाएंगे तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये मैग्नीशियम जलेगा ना तो जो राख बचेगी इसकी, ठीक है, ये जो मैंने ट्रे लिया इसीलिए लिए ताकि इसमें मैं राख इकट्ठी करूंगा, वो जो राख होगी ना वो क्या होगी? वो MgO होगी, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट आ रही है, तो इसीलिए हीट यहाँ पर कैटलिस्ट है। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा यहाँ पर साइड में ना हर किसी के ब्रैकेट्स में लिखे होंगे इनकी स्टेट्स, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, ठीक है, ये एक सॉलिड है। इसके अलावा मैग्नीशियम के साथ में दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन O2, वो क्या है? गैसियस फॉर्म में है यहाँ पे। और MgO जो बनेगा वो भी किस स्टेट में होगा? वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा, ठीक है, क्योंकि राख जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में ही तो होती है, ठीक है। इसके अलावा नीचे कुछ और स्टेट्स दिखा रखी हैं आपको, ठीक है, कि और कौन कौन सी हो सकती हैं। लिक्विड स्टेट हो सकती है, एक एक्वस स्टेट लिखी हुई है। ये एक्वस स्टेट क्या होती है? एक्वस स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुला हुआ है, ठीक है ना। कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुला हुआ। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हनी, शहद। शहद को आप प्रॉपर लिक्विड नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो फ्लो नहीं करता उस तरीके से, है ना। अगर प्योर हनी होगा ना तो यहां से यहां गिरने में ही टाइम लग जाएगा उसे, अगर आप शीशी पलटोगे तो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर लिक्विड नहीं है, वो क्या है? वो एक्वस है। मतलब सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के बड़े बड़े पार्टिकल किसी लिक्विड में जब घुले होते हैं तो उसको एक्वस बोलते हैं। इतनी बात समझ में। तो अब सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। ये आपकी मतलब एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी 1.1 यही है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है। तो अब इसको जलाने से पहले हम एक काम करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, इट इज अ सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर, ये रेगमार है, ये वही चीज है जो कि सफेदी करने से पहले हम लोग दीवारों पे मारते हैं, ठीक है, ताकि उसको प्लेन किया जा सके। अब ये इसके ऊपर क्या यूज है इसका वो समझना है आपको। क्वेश्चन में मतलब आपका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर से घिसते क्यों है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आप क्यों घिस रहे हैं उसका रीजन बताता हूं। ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये मैंने जानबूझ के इतनी देर से बाहर रखा हुआ था, ठीक है। टेक्निकली इसे बाहर नहीं रखना चाहिए, इसे मैंने जानबूझ के बाहर रखा हुआ था ताकि
ये जो आसपास में एयर है उसके साथ ये थोड़ा रिएक्ट कर जाए, और जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है। उस लेयर को जब तक मैं हटाऊंगा नहीं ना तब तक ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके लेयर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सैंड पेपर का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे यूज करके इसको पहले थोड़ा सा घिस लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका बर्निंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, तो मैंने इसको फिर से इस प्लकर पे वापसी लगा दिया है। ठीक है, ताकि इससे जला लेंगे। उससे पहले फ्लेम ले लेते हैं। अब ये जो बर्नर है ना, इसको भी आपको समझना है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इथाइल अल्कोहल है। मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा, वहीं पे तो कोई नहीं, इथाइल अल्कोहल है इसके अंदर। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल 99% प्योर अल्कोहल होता है, बस उसको डीनेचर किया जाता है, मतलब उसका थोड़ी सी ना प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं ताकि वो कोई उसको एक्चुअल में अल्कोहल की तरह पी ना ले। ठीक है, तो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ये एक अच्छा कंबस्टिबल मटेरियल होता है, मतलब ये बहुत तेजी से जलता है, इसीलिए इसको इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो फटाफट जल गई है। ठीक है, तो उसके पीछे का जलने का लॉजिक यही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हाल फिलहाल में ये है, मतलब कि इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, ये भी मेरे को रब किए हुए टाइम हो गया। अब जितनी देर मैंने किया ना, इतनी देर में भी इस पे मैग्नीशियम के साथ जो है वो ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है। तो फिर एक बार इसे दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे जलाते हैं, जला के देखते हैं किस तरीके से जलता है ये। तो ये फ्लेमिंग जैसा जलेगा, जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, आपकी फुलझड़ी, लगभग उस तरीके से जलता है ये, अगर अब जल गया हो तो। मेरे स्कूल में हो गया। अच्छा, 9th में हो गया था। हैं? ये हवा की वजह से उड़ गया। चलना तो चाहिए। और किसकी देखते हैं, क्या पता नहीं वो हल्की हल्की स्पार्कलिंग हो रही है, सभी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा नहीं है अपने। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से जलता है, ये इसको स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट है, ये इस तरीके से जलता है। तो ये जो इसके नीचे की जो राख बच रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ लाइटर भी आते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो ये अवेलेबल है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास में। ठीक है, अब एक चीज और चेक करेंगे अब हम इसमें। ठीक है, एक दूसरी चीज चेक करनी ये जरूरी है कि ये नेचर क्या है इसका, मतलब इज इट एसिडिक और इज इट बेसिक, क्या है ये। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। ठीक है, हो सकता है माइल्ड भी हो। ठीक है, तो लेट्स चेक कि इसका नेचर क्या है। थोड़ा सा पानी, बस बस थोड़ा सा पानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इसे लगभग घोल दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड को।
तो अब एसिडिक या बेसिक कोई भी चीज होती है उसका नेचर हम कैसे चेक करते हैं? तो हम उसका नेचर चेक करते हैं पीएच पेपर से। लिटमस पेपर भी है हमारे पास में, पीएच पेपर भी है। अब देखो पीएच पेपर, जो लिटमस पेपर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है, एक येलो, एक ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। वो जो येलो होता है वो पीएच पेपर है, वो उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल हमें ये चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू कि अगर जैसे मेरे को शक है कि ये शायद जो है वो बेसिक होना चाहिए नेचर में, तो अगर ये बेसिक होगा नेचर में तो होगा क्या, जो रेड लिटमस है ना ये ब्लू हो जाएगा अगर ये बेसिक हुआ नेचर में, और अगर ये एसिडिक हुआ तो ये जो ब्लू लिटमस है ये रेड हो जाएगा, और अगर ये न्यूट्रल हुआ दिस मीन्स कि कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्योंकि मुझे शक है कि ये बेसिक है नेचर में, तो मैं एक रेड लिटमस पेपर लूंगा, ठीक है, और इस रेड लिटमस पेपर से मैं चेक करके देखूंगा कि इज इट बेसिक और नॉट, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब म्यूट है ना। हो सकता है। क्या हमारे स्कूल में भी हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, अच्छा। उसी वक्त हो गया। ये ब्लू हो गया था या तो ये खुला नहीं है ठीक से अच्छे से। नीचे से हल्का हल्का ब्लू तो हो रहा है, हल्का लाइट। अब देखिए पर्पल, दिखाई दे रहा है, पर्पल, ठीक है तनु, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका चेंज हो गया कलर, दिस मीन्स कि ये क्या है, बेसिक है नेचर में। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आपको इससे 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले उसे सैंड पेपर से घिसना क्यों पड़ता है, ठीक है ना। क्यों घिसना पड़ा? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसको हटाने के लिए हमें उसे मैग्नीशियम पे मतलब इससे सैंड पेपर से घिसना पड़ा। और उसके बाद में जो हमारे पास आया वो क्या था, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड था। क्यों? क्योंकि एयर की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम जला तो वो रिएक्ट हो गया उसके साथ में, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरी चीज जो हमें ये पता चली वो ये कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे रेड लिटमस पेपर को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। देखो अब प्रॉपर ब्लू हो गया, देखो, ठीक है, इसमें कलर दिखेगा नहीं बट प्रॉपर ब्लू हो गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन क्या है। तो सिंपल सी चीज है, देखो जब साइंटिस्ट या फिर बहुत सारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं उन्हें एक दिन में बहुत सारी न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे जो है वो एक ही साथ में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक ही दिन में जो है वो चीजें करनी पड़ती है। उनके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर रिएक्शन को वो लिखें, ठीक है, और फिर उसको परफॉर्म कर पाए, ठीक है, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस चीज को शॉर्ट करने के लिए, उस चीज को आसान करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इसको आसान भाषा में लिखने के लिए इनके सिंबल्स और इनके केमिकल नेम्स का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मैग्नीशियम की जगह अभी मैंने बोला Mg लिखा है वहां पे, ऑक्सीजन की जगह O2 लिखा है, वाटर की जगह H2O लिख देते हैं। तो इस तरीके से उनके जो केमिकल नेम्स हैं, जो उनके फॉर्मूले हैं, जो केमिकल फॉर्मूला है, जो उनके सिंबल्स हैं, उनको जब हम यूज करते हैं एक रिएक्शन के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमने लिया है क्या, जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है। ये है जिंक ग्रैन्युल्स। ये जिंक ग्रैन्युल को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे, एक आधा पीस। ठीक है, ये जिंक ग्रैन्युल मैंने इसके अंदर ले लिया है, ठीक है।
अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझनी है कि जब भी पहले इसको थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। कैमरा में नहीं दिख रहा है। ओ मैं कर दूंगा अभी। तो हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये समझनी है कि जब भी जिंक ग्रैनुअल्स को हम एसिड के कांटेक्ट में ले जाते हैं, ठीक है, जब भी जिंक ग्रैनुअल किसी एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो हमेशा उसके अंदर से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उस गैस को शो करने के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ये वाला, तो लेट्स सी कि किस तरीके से हो पाता है या नहीं हो पाता। तो एसिड के लिए हमारे पास में यहाँ पे डाइल्यूट्स हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4 है हमारे पास में, ठीक है। तो वो H2SO4, अब H2SO4 लो या HCl लो, एक ही बात है, दोनों पोटेंट एसिड्स हैं, दोनों जो है वो बहुत ही अब्रेसिव एसिड्स हैं, ठीक है। तो उन दोनों एसिड्स को ही जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो होता है। तो अब देखते हैं, साइड से बदल रहा था। ठीक है। तो इसको हम ड्रॉपर की मदद से लेंगे, निकालेंगे। और इसमें पुट करेंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो अभी से ही उसके अंदर एसिड के अंदर बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। ध्यान से देखो, दिख रहा है, बबल्स दिख रहे हैं इसके अंदर निकलते हुए। तो ये जो बबल्स आपको इसके अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूम कर लो, ठीक है, तो ये जो बबल्स आपको इसमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, यही इस बात इसीलिए पता चल रहा है, इसी तरीके से पता चल रहा है क्योंकि ये जो बबल्स फूट रहे हैं, और आपको अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको पट 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 के ऐसे पॉप साउंड सुनाई देगी। आवाज आ रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा याद रखो कि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो दिस शोज कि हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी आप जिंक ग्रैनुअल्स को मिक्स करते हो, किसके साथ में, एसिड के साथ में। अभी इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बस वो थोड़ा सा रिस्की है। तो लेट्स सी कि हो पाए या नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। तो उठ के देखो, बबल्स आ रहे हैं इसमें। और
और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है अरे वो वाला ना तो ये बबल निकल रहा है इसमें से। अब एक चीज देखो, तो ये जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आएगी। हाँ, इसी के पास ले जा, तो आवाज आई नहीं है बट आवाज आती है। ठीक है, तो इस तरह की पॉप साउंड आती है, बट वहां पे पॉप साउंड सुन ली ना। ठीक है, तो पट 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 की जो आवाज आ रही है वो उसी की वजह से है। ठीक है, तो हम इसको साइड कर देते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा पूरा। अच्छा, इसी से आप एक चीज और कर सकते थे। इससे हम क्या कर सकते थे, एक चीज, अगर मैं इसी के ऊपर एक बैलून लगा देता ना, और वो बैलून में इसकी एयर आ जाती है हाइड्रोजन, तो जब मैं उसे छोड़ता ना तो वो छत पे चला जाता। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज अ लाइट गैस। ठीक है, बहुत ही लाइट होती है वेट के अंदर। ठीक है, तो जो लाइट होगी वो क्या होगा, ऑलवेज लाइटर एयर मूव्स अपवर्ड। ठीक है ना, तो लाइट एयर होने की वजह से वो ऊपर की ओर जाएगी, अपवर्ड जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बस एक चीज और, ठीक है, फिर ये हमारा पूरा हो जाएगा आज का जो हमारा सेशन है वो ये। तो आपको समझना है कि लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं, वो भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। लेड नाइट्रेट अवेलेबल है, पोटेशियम आयोडाइड है नहीं, वरना वो भी करके दिखाता आपको। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिक्स होता है तो क्या होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, अच्छा एक चीज और देख लो, गरम है। ठीक है, हाथ लगा के देखो, डरो मत, अरे कुछ नहीं होगा। हाथ लगाओ, चेक करो, पास करो, चेक करो, ये तो कभी उठेगी है ना गरम। तो ये मैं गरम क्यों चेक करा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं अगली चीज पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि गरम होता है। ठीक है, हमने इसको हीट करा भी नहीं, फिर भी गरम है। हमने इसको हीट भी नहीं किया, ठीक है, फिर भी अपने आप गर्म है। ठीक है, तो अब आपको समझना है क्या कि कब पता चलता है कि किसी भी चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें कैसे पता चला? सबसे पहली चीज तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यहां पर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं चेंज इन स्टेट का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हमने 9th में सब्लिमेशन पढ़ा था, है ना। तो वो जो सब्लिमेशन है वो भी एक तरीके का क्या है, वो भी जो है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, वो चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस बन जाती है, तो वो क्या है, वो चेंज इन स्टेट है, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज कैसे हो सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग। जब रस्टिंग होती है, कोई चीज में जंग लग जाती है, तो होता क्या है, वो चीज जो है वो अपना कलर चेंज कर लेती है। क्यों? वहां पे भी तो यही होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब लंबे टाइम तक रहता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दिस मीन्स कि वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर डेटरमिनर्स या फिर डेटरमाइनर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये तो अभी हमने लाइव देखा, गैस निकली दो चीजों को रिएक्ट करने पे, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए मैंने भी आपको टेस्ट ट्यूब हाथ में दी थी चेक करने के लिए कि देखो टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो दिस मीन्स कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्यों, तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब लास्ट चीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से मतलब ये होता है कि जब भी कोई दो चीजों को मिलाया जाए, तो और मतलब मिलाने का मतलब रिएक्ट कराया जाए, और उनके अंदर से कोई एक चीज रिएक्ट ही ना हो। ठीक है, कोई एक चीज रिएक्ट ही नहीं हो पाई, या फिर रिएक्ट होने के बाद में वो चीज बच गई, ठीक है, इनसॉल्यूबल पार्टिकल बच गए, तो उसको ही बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को जब मिलाया जाता है ना, तो क्या होता है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पे क्या होता है, इन दोनों को मिलाने पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बच जाता है। ठीक है, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बच जाता है, जो कि क्या है, लेड आयोडाइड।
ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, वो चीज घूमती रहती है नीचे, मिलती नहीं है, ठीक है, वो नीचे मिक्स नहीं होती, वो घूमती रहती है नीचे, तो वो क्या है, वो एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट और कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड को जब मिक्स करते हैं तो, ठीक है। पूरी रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया तो क्या बना, लेड जो है वो हमारा लेड आयोडाइड बन गया, और फिर जो है वो मतलब लेड आयोडाइड बन गया, और पोटेशियम जो है वो क्या बन गया, नाइट्रेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।